Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 6, the Sangam Age, Kingdoms and the Social and Economic Conditions. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. बेटा part 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. part 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से जो है द थ्री किंगडम्स. अब हमें क्या पढ़ना है? थ्री किंगडम्स को पढ़ना है जो है द चेरा, द चोला एंड द पांड्या. ठीक है. अगर मैं सदर्न इंडिया की बात करूं तो सदर्न इंडिया में मैं इंडिया के किस पार्ट की बात कर रही हूँ बेटा? ये पार्ट जो रिवर कृष्णा के साउथ में है. यहाँ पर है रिवर कृष्णा और रिवर कृष्णा के साउथ में जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सदर्न इंडिया. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ सदर्न इंडिया कहाँ पर है तो बता दोगे आप? कृष्णा रिवर के साउथ में इंडिया का जो एरिया है उसे हम सदर्न इंडिया कहते हैं. पुराने टाइम में, अर्लीस्ट टाइम में ये थ्री मेजर किंगडम्स में डिवाइडेड था, द चेरा, द चोला एंड द पांड्या. बेटा इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे, उन कबीलों के सरदार थे. ठीक है. जो अदर माइनर चीफ्टेंस थे, जो छोटे छोटे कबीले होते हैं उनके जो सरदार लोग थे, मतलब क्या बोलना चाहिए, मुखिया जो लोग थे, चीफ. मतलब देखो, आप लोगों ने देखी होगी मूवीज वगैरह में कबीला होता है तो कबीले का एक सरदार भी होता है ना जिसकी लोग बातें सुनते हैं. वो जो माइनर चिफ्टेंस होते थे वो भी कहीं ना कहीं किसी राजा के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते थे, उसके प्रति निष्ठा रखते थे, उसके प्रति लॉयल्टी रखते थे. कुछ चीफ जहाँ चेरा को मानते थे, चेरा एम्पायर के साथ अपनी निष्ठा को रखते थे, एलिजियंस को रखते थे, उसके लॉयल थे. तो कुछ लोग पांड्यास के साथ थे तो कुछ लोग चोला के साथ थे. तो जो दूसरे माइनर चीफ्स भी थे वो ओन करते थे एलिजियंस. एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा रखना, उन लोगों की बातें मानना. ठीक है. या उनके प्रति लॉयल रहना. किसके प्रति ये लॉयल रहते थे बेटा? वन और अदर ऑफ दीज मोनार्क्स. चेरा, चोला, पांड्या में से किसी एक ना एक के साथ ये जो माइनर चीफ थे ये जुड़े जाते थे. जनरली स्पीकिंग अगर हम कॉमन लेमन भाषा में बात करें तो सदर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है, या सदर्न इंडिया को जानने का मतलब है कि आप इन्हीं तीन पावर्स की सुप्रीमेसी को पढ़ोगे, इन्हीं के डोमिनेशन को आप जानोगे. ठीक है. तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे चेरा किंगडम को. तो जो चेरा किंगडम है उसे ही केरला किंगडम भी कहते हैं. ये अर्लीस्ट किंगडम है साउथ की. ये वेस्टर्न कोस्ट पे एक्सटेंडेड है. जैसे ये रहा हमारा इंडिया, तो इंडिया के इस कोस्ट को हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्ट. और इस कोस्ट को क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्ट. तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पे एक्सटेंडेड है हमारा चेरा किंगडम यहाँ. ठीक है. चलो, जो रॉक बेटा अगर हम बात करें अशोक के रॉक एडिक्स की, ठीक है, रॉक के ऊपर एनग्रेव करके जो लिखवाया गया है उसे क्या कहते हैं? रॉक एडिक्स. तो अशोक के जो रॉक एडिक्स हैं वो इस लैंड को, किसकी लैंड को बेटा? चेरास की लैंड को क्या कहा गया है उस रॉक एडिक्ट में? केरल पुत्र. ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो. द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक रेफर्स टू द लैंड ऑफ चेरा. इन लोगों ने चेरा की जो ज़मीनें हैं उन्हें किसकी तरह रेफर किया है? क्या बोला है? केरल पुत्र बोला है. फिर अगर हम संगम लिटरेचर को पढ़ें तो संगम लिटरेचर में भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं किसके? प्राचीन रूलर्स के, प्राचीन राजाओं के. ठीक है. जो संगम लिटरेचर है तमिल का वो भी बहुत सारे नाम हमें बताता है, बहुत सारे एंशिएंट रूलर्स के. क्या क्या नाम बताता है बेटा? अब बेटा रूलर्स के नाम ध्यान से सुनना. क्या क्या है? उदयन जेरल, उदयन जेरल, who flourished during the 2nd century AD. 2nd century AD एनो डोमिनी, मतलब अब कॉमन एरा में आ गए हम लोग. तो कॉमन एरा 2nd सेंचुरी में उदयन जेरल फ्लरिश हुए. नंदुन जेरल, सेन गुट्टुवन, ये सब भी वो रूलर्स हैं जिनका नाम आपको संगम लिटरेचर में मिल जाएगा. तो फिर से ध्यान से सुनो. चेरा किंगडम को ही हम केरल किंगडम बोलते हैं. ठीक है. ये कहाँ पर एक्सटेंडेड है, कहाँ पर इसका विस्तार है, कहाँ पर ये लोकेटेड है? तो वेस्टर्न कोस्ट पर. एक रॉक एडिक्ट हमें अशोक का मिलता है जो इस लैंड को क्या कहता है? केरल पुत्र. संगम लिटरेचर में हमें बहुत सारे रूलर्स के नाम मिलते हैं जो चेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं, जैसे उदयन जेरल, नंदुन जेरल और साथ ही साथ सेन गुट्टुवन.
जो चेरा थे, द चेरा वर डिफीटेड बाय पल्लवास। चेरा को किसने हराया? पल्लव राजाओं ने हराया। कब हराया? 4th सेंचुरी एडी में। ठीक है, एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। चेराओं को हराया पल्लव ने। कब? 4th। बेटा 10th सेंचुरी में फिर से चेंज होगा। पहले चेरास को हराया पल्लव ने। कब? 4th सेंचुरी में। अब वापस से 10th सेंचुरी का टाइम जब आएगा तो फिर से पावर का ट्रांसफर होगा। इन द 10th सेंचुरी द कंट्रोल ओवर द चेरा डोमिनियंस, चेरा के डोमिनियंस या जो केरला के जो डोमिनियंस थे, अब वो किसके पास आ जाएंगे? चोला के पास, चोलास के पास आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे द पांड्या किंगडम को। जो पांड्यास हैं उन्हें हम बहुत अर्ली टाइम से जानते हैं और इन्हें किसके साथ ही एसोसिएट करके देखा जाता है? सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। बेटा पेनिनसुला क्या होता है? वो पार्ट जो लैंड मास का, वो पार्ट जो तीनों साइड से पानी से कवर हो, उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ठीक है, तो पांड्यास जो हैं उन्हें हम बहुत अर्ली टाइम से जानते हैं और इन्हें किसके साथ एसोसिएट करके देखा जाता है? सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पीस ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। तो इंडियन पेनिनसुला क्यों कहा जा रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडियन ओशन है और ये सदर्न मोस्ट पोर्शन में रहते थे। बेटा पांड्या किंग नेदुनज़ेलियन बहुत ही प्रोमिनेंट थे। ठीक है, जो अर्ली पांड्या रूलर्स थे उसमें से एक इम्पॉर्टेंट नेम, एक प्रोमिनेंट नेम था नेदुनज़ेलियन। ठीक है, अर्ली पांड्या रूलर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है नेदुनज़ेलियन। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक रूल किया? तो इन्होंने अबाउट 210 एडी में रूल किया। तो इन्होंने 3rd सेंचुरी एडी के अर्ली ईयर्स में रूल किया। अबाउट 200 एडी में इनका रूल था। इन्होंने हराया बेटा एक कन्फेडरेसी को, एक ग्रुप को, जो किस किस ने मिलके बनाया था? चेरा और चोला ने मिलके बनाया था। बेटा अगर हम पांड्या किंग्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिया है, तो ये नाम तो बिल्कुल आपको लर्न कर लेना है, नेदुनज़ेलियन। ठीक है, जबकि जब हम चेरास को पढ़ रहे थे तो चेरास में कितने नाम दिए हुए थे? 3। वो कौन कौन से? सेनगुट्टुवन, नेदुनज़ेलरन और उदयनज़ेरल। उदयनज़ेरल, नेदुनज़ेरल और सेनगुट्टुवन। अब हम पढ़ेंगे चोला किंगडम को। जो चोलास थे वो चेरास की तरह और पांड्यास की तरह ही बहुत अर्ली टाइम से नून है। ये कहाँ पर बेस्ड है बेटा? कावेरी डेल्टा में बेस्ड है। ठीक है, स्प्रेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। और कहाँ पर है ये? कोरोमंडल कोस्ट पर। देखो ये वाला जो होता है इससे हम क्या कहते हैं बेटा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इससे क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सर्कार्स। तो कोरोमंडल कोस्ट पे जो किंगडम रूल किया करता था उसे हमने क्या नाम दिया है? चोला किंगडम। ठीक है बेटा, जो करिकाल हैं वो ग्रेटेस्ट रूलर हैं। कौन से रूलर बेटा? करिकाल रूलर कौन है? ग्रेटेस्ट रूलर हैं चोला किंगडम के। ठीक है, जो करिकाल हैं वो प्रोमिनेंट एक इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं एमंग देयर अर्लीस्ट हिस्टोरिकल किंग। इतिहास में जितने भी राजा थे जो चोल एम्पायर को बिलोंग करते थे उनमें करिकाल का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो चोल किंगडम था उसने बहुत सारी टेरिटरीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल किया। अपने टेरिटोरियल एरिया, मतलब टेरिटोरियल एक्सपांशन तो किया ही किया, बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे जो लोग थे वो इनके इन्फ्लुएंस में आए। पर बेटा जब 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी एडी वाला जब टाइम था, जो चोलास थे उन्हें हार मिली किसके हाथों? पल्लव, पांड्या और चेरास के हाथों। फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज दे वर नॉट अ फोर्स टू रिकंट विथ। मतलब आने वाली बहुत सारी सेंचुरीज में इनका बहुत ज़्यादा दबदबा नहीं रहा, कोई इनके पास ऐसी बड़ी ताकत नहीं रही कि लोग इनको बहुत कुछ माने। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज दे वर नॉट अ फोर्स टू बी रिकॉर्ड विथ। इन्हें ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिली। फिर से ध्यान से सुन लो, अगर समझ में नहीं आया तो। अगली कुछ शताब्दियों तक इन्हें कोई बड़ी ताकत
की तरह जाना नहीं गया, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल ये नहीं रहे। अब बेटा हम सोशल कंडीशंस की बात करेंगे कि भैया सामाजिक दशाएं, सामाजिक स्थिति कैसी थी उस टाइम की। तो जो संगम लिटरेचर है वो हमें ट्रू पिक्चर देता है उस टाइम की सोशल कंडीशंस की, सोसाइटी कैसी थी। सिंथेसिस ऑफ टू कल्चर्स। अब हम पढ़ेंगे भाई, यहाँ पर सिंथेसिस होता है किसका? टू कल्चर्स का। बेटा ये जो वर्ड सिंथेसिस है इसका मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझ लो। दो डिफरेंट कल्चर्स को मिलाना, ठीक है, क्या करना है? दो डिफरेंट कल्चर्स को मिलाना है, दो डिफरेंट आइडियाज़ को मिलाना है, इसी को क्या कहते हैं? सिंथेसिस। द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज, सेपरेट बिलीव्स। तो अभी हम लोगों ने जब चैप्टर की शुरुआत की थी पार्ट 1 में देखा था कि यहाँ पर एक ब्लैंड बन रहा है, एक मिक्सचर बन रहा था किसका? दो कल्चर्स का। वो दो कल्चर्स कौन सी थी? एक आर्यन और दूसरे द्रविडियन। ठीक है, तो संगम लिटरेचर में हम फ्यूजन देखते हैं, सिंथेसिस देखते हैं किस किस का? हाँ, आर्यंस का और द्रविडियन का। बेटा अगर हम बात करें वो स्टोरीज़ की जो कहाँ पर है, महाभारत में है, रामायण में है। आप सबको भी पता होगा, रामायण की एक शॉर्ट स्टोरी तो बता सकते हो, महाभारत में क्या हुआ वो बता सकते हो, है ना? तो जब हम महाभारत रामायण की स्टोरीज़ की बात करते हैं तो संगम एज के जितने भी पोइट्स थे, जितने भी कवि थे, उन्हें भी महाभारत कैसी है, उसमें कौन से कैरेक्टर हैं, उन सब का पता था। रामायण के रिगार्ड्स में बहुत कुछ पता था। मतलब महाभारत और रामायण की कहानियाँ संगम युग के कवियों को भी पता थी। अच्छा, दूसरा जो तमिल कवि थे, जो तमिल पोएट्स थे, उन्हें भी बहुत कुछ पता था किसके रिगार्ड्स में? संस्कृत लिटरेचर के रिगार्ड में। मतलब संस्कृत लिटरेचर में कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन सी स्टोरीज हैं, ये भी जानते थे तमिल पोएट्स। एग्जाम्पल के रूप में आप पढ़ो अरुंधति को, है ना? अरुंधति फॉर इंस्टेंस हैड बिकम अ मॉडल फॉर वीमेन इन साउथ। अरुंधति मॉडल बन गई साउथ की विमेन के लिए बिकॉज शी पर्सोनिफाइड द आइडिया ऑफ चेस्टिटी। चेस्टिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्योरिटी। देखो बेटा, अरुंधति क्या बन गई? मॉडल बन गई औरतों के लिए। कहाँ की औरतों के लिए? साउथ की औरतों के लिए, क्योंकि इन्हें पर्सोनिफाई किया था, ठीक है, क्योंकि इन्हें मूर्ति के रूप में दिखाया गया। किसकी मूर्ति के रूप में? एक आदर्श। कौन सा आदर्श बेटा? चेस्टिटी। चेस्टिटी बोले तो पवित्रता, ठीक है। तो अरुंधति दक्षिण में महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई थी क्योंकि उन्होंने पवित्रता के आदर्श को मूर्त रूप दिया था। पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी अमूर्त चीज को रूप दे देना। तो इन्होंने पर्सोनिफाई किया था किसके आइडियल को? चेस्टिटी। चेस्टिटी बोले तो पवित्रता, आइडियल बोले तो आदर्श। और एक और ऐसे ही कहानी है कि भैया चकोर नाम का एक पक्षी होता है जो सिर्फ रेन ड्रॉप को ही फीड करता है, और रेन ड्रॉप जैसे ही उसके मुंह में पड़ती है तो वो पर्ल बन जाती है किसी पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है। इज अनदर इंस्टांस ऑफ सांस्कृतिक आइडियाज बिलीव पुट इनटू लिटरेचर ऑफ संगम एज। ये भी संस्कृत से लिखा गया है, पर ये कहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, मतलब संस्कृत लिटरेचर का पार्ट है, पर संगम लिटरेचर में भी इसकी स्टोरीज आपको सुनने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर बेटा ये जो पर्टिकुलर सीजन की बात की गई है वो किसकी बात की गई है? स्वाति नक्षत्र की, ठीक है। जो चकोरा पक्षी होता है, जिसे हम चकोर भी कहते हैं, वो सिर्फ बारिश के पानी को पीता है। ये कहानी है ना, रियलिटी नहीं है। और शी फीड्स ओनली ऑन रेन ड्रॉप्स एंड रेन ड्रॉप्स टर्न इनटू पर्ल्स। और रेन ड्रॉप क्या बन जाती है? पर्ल बन जाती है। एक पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर सीजन मतलब ये रोज की बात नहीं है, सिर्फ कब होता है? स्वाति नक्षत्र। ये पानी ही स्वाति नक्षत्र में पीता है, ठीक है। ये भी सांस्कृतिक आइडिया है, बिलीफ है, जिसको आप कहाँ पर भी किस लिटरेचर में भी देखते हो, संगम लिटरेचर या संगम एज में देखते हो। और बेटा यहाँ पर जो हमने अरुंधति की कहानी सुनी, ये अरुंधति कौन थी? ऋषि वशिष्ठ की वाइफ थी, ठीक है। अरुंधति कौन थी? ऋषि वशिष्ठ की वाइफ थी। और इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि ये पहले जन्म में इनका नाम संध्या था और ये ब्रह्मा की पुत्री थी। ब्रह्मा विष्णु महेश में जो ब्रह्मा है उनकी पुत्री थी अरुंधति। बहुत तपस्या करती हैं, शिव जी से वरदान पा लेती हैं, और बाद में इनका जन्म होता है तो इनका नाम रखा जाता है अरुंधति। और अरुंधति के पति कौन थे? ऋषि वशिष्ठ। अब हम पढ़ेंगे कास्ट को, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य
रेगुलर कास्ट हुआ करती थी। कास्ट से ज़्यादा हम किस नाम से इन्हें जानते हैं बेटा? वर्ण सिस्टम, ठीक है। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये रेगुलर कास्ट थी। इन्हें कहाँ पर भी इनका जिक्र मिलता है? संगम टेक्स्ट में भी मिलता है। एक आदर्श राजा कैसा होगा? ऐसा होगा जो कभी ब्राह्मण्स को इंजरी नहीं देगा। बहुत सारे जो ब्राह्मण्स होते हैं वो सेलिब्रेटेड पोएट्स थे, ठीक है। उन्हें बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलते थे। रूलर्स जो होते थे वो ब्राह्मण्स को दुनिया भर का दान देते थे, दुनिया भर का रिवॉर्ड देते थे। ये भी राइटिंग में कहीं कहीं हमें मिलता है बेटा कि जो करिकेल थे उन्होंने 16 लाख गोल्ड कॉइन्स पोएट को दिए, ठीक है। सोचो, एक कॉइन कम से कम 1 तोले का होगा तो कितना सोना बेचारे पोएट को मिल गया। सोचो सोचो सोचो। पर ये से हम एग्जैगरेटेड ही मानेंगे कि भैया ये बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। पर मान लो, चलो, करिकेल इज सेड टू हैव गिवन वन पोएट 116 लाख गोल्ड कॉइन्स। ऐसा है नहीं है वो बात छोड़ दो, पर कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ हमें मिला है कि करिकेल ने एक पोइट को 16 लाख गोल्ड कॉइन दिए। पर हम इस कमेंट को एग्जैगरेटेड मानते हैं। बिसाइड्स गोल्ड, ब्राह्मण्स को बहुत सारे कैश और लैंड ग्रांट्स भी मिलते थे। राजा इन्हें बड़ी बड़ी ज़मीनें दे देते थे, कैश दे देते थे, और नॉवल फैमिली के लोग भी इन्हें बहुत कुछ देते थे। बिसाइड्स गोल्ड, ब्राह्मण्स गॉट कैश, लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द किंग्स एंड द नॉवल फैमिली। नॉवल फैमिली को हम लोग आज तक, हमारे यहाँ शादी होगी तो ब्राह्मण आएगा, किसी की डेथ होगी तो ब्राह्मण आएगा, गरुड़ पुराण ब्राह्मण पढ़ेगा, जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वो ब्राह्मण करेगा। तो और जब वो ब्राह्मण आते हैं तो हम उसको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, कैश भी देते हैं। आजकल लैंड ग्रांट्स नहीं देते हैं, ज़मीन बड़ी मुश्किल हो गई है, पर पहले मिल जाती थी। मेनी ब्राह्मण सर्व द किंग एज जुडिशियल ऑफिसर। बहुत सारे ब्राह्मण्स को राजा अपने राज्य में रख लेते थे एज अ जुडिशियल ऑफिसर। ऑल दो मोस्ट ऑफ देम वर ट्रेन्ड टू बी द प्रीस्ट। बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग, बहुत सारे ब्राह्मण्स अपने आप को ट्रेन करते हैं टू बी द प्रीस्ट, कि वो पूजा करवाएंगे, पढ़ाएंगे, उपदेश देंगे, इस तरीके से। जुडिशियल ऑफिसर वाला जो काम था ये तो पार्ट टाइम हो सकता है, बाकी ब्राह्मण्स का मेन काम था टू बी द प्रीस्ट, पूजन करवाओ, पाठ करवाओ, रिलीजियस सेरेमनीज करवाओ। अब बेटा जो सोशल आउटकास्ट थी, जिन्हें हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, फॉरेस्ट ट्राइब थी, बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब। सोशल आउटकास्ट बोले तो वो लोग जो मीनियल जॉब्स करते थे, जो तीनों वर्णों को सर्व करते थे, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को। ब्राह्मण को, क्षत्रिय और वैश्य को सर्व करने वाला जो चौथा वर्ण था उसे बोलते हैं शूद्र। उन्हीं को बोलते हैं सोशल आउटकास्ट और फॉरेस्ट ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। ये लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते थे। दे लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, जैसे तैसे इनका गुजारा होता था। ये जो फ्रेज है हैंड टू माउथ, बेटा इसका मतलब क्या होता है? जैसे तैसे गुजारा बत्ता करना, ज़्यादा कुछ भी बेचारों के पास होता नहीं था। द हंटर्स एंड फूड गैदरर्स लिव्ड मोस्टली इन द हिली एरियाज। हिल एरियाज पर ही रहते थे। हंटर, गैदरर्स, हंटर्स मतलब जो एनिमल को हंट करके अपनी लाइवलीहुड को चलाते थे, है ना, उन्हीं उनको खा लेते थे हंट करके। फूड गैदरर्स मतलब यहाँ वहाँ से फूड को इकट्ठा करके खा लेते थे, ठीक है। वो हिली एरियाज़ में रहते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, तब जाके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर पाते थे। जो कोस्टल एरियाज़ में रहते थे वो सिर्फ किस पे डिपेंड करते थे? फिशिंग पे डिपेंड करते थे, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन पे डिपेंड करते थे, नमक बनाने का काम करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। द रूलिंग क्लास एंड द क्लास ऑफ वॉरियर्स एंड सम अदर क्लास। बेटा जो रूलिंग क्लास थी उसे क्या कहा जाता था? अरासार, ठीक है। क्या कहते थे? अरासार। और ये जो अरासार लोग थे या जो रूलिंग क्लास थी, ये लोग शादियां कर लेते थे किस में? वेलेलाज में। जो मेंबर थे ये रूलिंग क्लास के, उनके मैरिज रिलेशंस होते थे वेलेलाज के साथ। ये वो लोग होते थे जिनके पास बहुत बल्क में प्रॉपर्टी होती थी, बहुत सारी ज़मीनें होती थी। बेटा जो वॉर बूटी होती थी और ट्रेड से जो इनकम आती थी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से जो इनकम आती थी, उसकी वजह से ही जो राजा होते थे वो प्रोफेशनल वॉरियर्स को मेंटेन कर पाते थे, एक बड़ी सेना को अपने पास रख पाते थे।
अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, वेलेलास कौन होते हैं? द प्रॉपर्टाइज पीपल ओइंग द बल्क ऑफ लैंड। वेलेलास वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इनकी जो शादियाँ होती थी वो रूलिंग क्लास में हो जाती थी। अब रूलिंग क्लास के पास होती थी वॉर बूटी, जहाँ पर भी युद्ध लड़ने जाते थे वहाँ पर बहुत सारा कुछ लेके आ जाते थे जो सामान मिलता था। फिर इन्हें ट्रेड से इनकम मिलती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से इनकम मिलती थी, और इसी वजह से राजा बड़ी सी प्रोफेशनल आर्मी को मेंटेन रखता था, प्रोफेशनल वॉरियर्स को अपने पास रखता था। जब भी वॉर होता था तो ये लोग रेडी रहते थे लड़ने के लिए, है ना, क्योंकि उस टाइम में वॉर के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए पड़ता था, कभी भी ये लोग लड़ लेते थे। द ओकेशन फॉर वॉर वर मेनी, कुछ भी कभी भी कैसे भी ये लड़ सकते थे। द ओकेशन फॉर वॉर वर मेनी, किसी भी कारण से ये लोग लड़ लेते थे। एक संगम पोएट है, उनके अकॉर्डिंग द रिफ्यूजल ऑफ वन किंग टू गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू अनदर वॉज अ फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ वॉर। एक राजा अगर अपनी लड़की की शादी यहाँ नहीं करना चाहता या वहाँ करना चाहता है तो इसमें भी वॉर हो जाते थे। समझ में आ रही है बात? हमारे यहाँ जब शादियाँ होती है तो कितने सारे बार हम लड़का देखने जाते हैं, हमें पसंद नहीं आता, हम लड़कियाँ देखने जाते हैं, पसंद नहीं आता, हम तो युद्ध करने लगते हैं, पर ये लोग तो आपस में लड़ने लग जाते थे। संगम पोएट्री, हीरोज आर ग्लोरीफाइड। संगम पोएट्रीज में हीरोज को ग्लोरीफाई किया गया है। एंड वॉर्स एंड कैटल रेट्स वर ऑफन मेंशन। जब आप संगम पोएट्री को पढ़ोगे तो वहाँ पर हीरोज को ग्लोरीफाई किया गया है, भाई वो ऐसा आदमी था, ऐसा राजा था, उस इतने लोगों को मारा, ब्ला ब्ला ब्ला। साथ में आपको कैटल रेट्स, ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के जानवरों को लूटते थे, वो सब का मेंशन बहुत मिलता है। किसमें? संगम लिटरेचर में, ठीक है। अब बेटा जो बाथ्स होते थे उनका क्लास अलग था, सेपरेट था ब्राह्मण पोएट से। ब्राह्मण पोएट बेसिकली ये लोग कौन होते थे बेटा? देखो थोड़ा सा डिफरेंस अगर तुम्हें समझ में आए तो, ये लोग ओरिजिनल राइटिंग्स लिखते थे जो ब्राह्मण पोएट्स होते थे। और जो बार्ड्स होते हैं उसे अब हम लोग कैसे जानते हैं कि जो पुरानी जो हमारी कथाएं होती हैं, गाथाएं होती हैं, उनको गा गा के सुनाते हैं, उन्हें हम बार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो बार्ड थे वो एक सेपरेट क्लास थी, किससे? ब्राह्मण पोएट से। दे रिसाइटेड पोएम, ये पोएम गाते रहते थे, रूलर्स को प्रेस करते रहते थे, ब्रेव वॉरियर्स को प्रेस करते रहते थे, ठीक है। मतलब पुरानी गाथाओं को, नई गाथाओं को सुनाते रहते थे। जो ओरिजिनल राइटिंग वर्क होता है वो पार्ट थोड़ा सा कम होगा, जो कहानियाँ जो किससे पहले हो गए उसको वो गा के सुनाते थे पोएट्री के थ्रू सुनाते थे, ठीक है। जो मतलब बोलते हैं ना मन गढ़ंत कुछ बना रहे हैं, वो काम पोएट का ज़्यादा होता था। एक और क्लास थी जिसे हम बोलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? कडाइसियार। एक और क्लास थी बेटा जिन्हें क्या कहते थे? कडाइसियार्स, जो काम करते थे एज एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है। इनका जॉब बहुत ही कठिन होता था, बहुत फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होता था उसमें। कड़ाईसियार भी एक क्लास होती थी जो लैंडलेस लेबर होते थे, जो दूसरों के खेतों में जाकर काम करते थे, एग्रीकल्चरल लेबर हुआ करते थे। इनकी जॉब बहुत ही कठिन थी। देयर सोशल पोजीशन वाज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द स्लेव, और इनकी सोशल पोजीशन भी गुलामों की तरह, स्लेव्स की तरह ही थी, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि लैंडलेस थे ना, इनके पास ज़मीनें थी ही नहीं, दूसरों की ज़मीनें में काम करते थे, काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, बेटा जब हम टोल कपियम को पढ़ते हैं, जिसको किसने लिखा है? टोल कपियार ने, ठीक है। टोल कपियम के राइटर हैं टोल कपियार। वो बताते थे कि मैरिजेस बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी थी, जैसे आज भी मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गर्ल, टीसीएस में पहुंच जाओ, एक्सेंचर में पहुंच जाओ, पर आपके मम्मी पापा की इच्छा यही होती है बेटा तुम काम कहीं पे भी करो पर शादियां पहले करो, है ना। तो जितना आज इम्पोर्टेंट शादी का पहले भी उतना ही हुआ करता था। और शादी एक रिलीजियस सेरेमनी थी, तो जब ये होती थी तो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। नेचुरली जो आर्यन कल्चर था उसका ज़्यादा इम्पैक्ट था इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे। अर्लियर जो तमिल्स थे वो सिंपल मैरिज पे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। आर्यंस का जो बिलीफ था, जो फेथ सिस्टम था, वो द्रविडियंस से तो वैसे भी अलग था ही। और साथ ही साथ अगर हम शादी को लेकर भी बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। अर्लियर जो तमिल्स थे वो रिलेटिवली बहुत सिंपल अवधारणा रखते थे मैरिज के रिगार्ड में। वो इसे रिगार्ड करते थे कि भैया ये एक नेचुरल कमिंग है मैन विमेन की, ठीक है। और ये साथ में क्यों आए हैं? ड्यू टू देयर फिजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि इनमें क्या है? फिजिकल डिफरेंसेस।
Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll discuss position of women in part 3.